अपनी जान से भी प्यारी बीवी को अपनी आंखों के सामने चाकू से मरते देख स्टैनली के दिल में कातिलों को मारने के 100 तरीके आ गए। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अगला वार उसी के पेट पर होने वाला है। गुंडों ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में स्टैनली और उसकी बीवी दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। लेकिन भागने से पहले स्टैनली ने उन सभी कातिलों के चेहरे अपनी आंखों में हमेशा के लिए बसा लिए। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसकी बीवी के फेफड़े में चाकू लग चुका था, इसलिए वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उसे मौत से नहीं बचा सके। और सबसे दिल तोड़ देने वाली बात यह थी कि उसकी मौत ज्यादा खून बहने से नहीं हुई, बल्कि फेफड़ों में भरते खून की वजह से उसका दम घुट गया। यानी मरने से पहले उसने ऐसा दर्द सहा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यही बात स्टैनली के दिल में इंतकाम की आग को और भड़का देती है। अब वो कसम खा चुका था कि अपनी बीवी के हर कातिल से खून का हिसाब खून से ही लेगा। इसी बीच पुलिस ने तीनों कातिलों को पकड़ लिया और स्टैनली ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी की पहचान कर ली जिसने उसकी बीवी को चाकू मारा था। अब बस अदालत के फैसले का इंतजार था। सबको यकीन था कि इतने पक्के सबूतों के बाद तीनों को फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन तभी ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इतने साफ सबूत होने के बावजूद पुलिस ने सबूतों की कमी का बहाना बनाकर कातिलों को बरी कर दिया। उसी पल स्टैनली को समझ आ गया कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बड़ा आदमी है और शायद पुलिस का बड़ा अफसर ही उन कातिलों को बचा रहा है। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते वक्त एक कातिल ने स्टैनली की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे खुलेआम चैलेंज किया। बस उसी पल स्टैनली के दिल में बदले की आग पूरी तरह भड़क उठी। अब स्टैनली ने फैसला कर लिया था कि वो कानून के भरोसे नहीं बैठेगा। वो अपने ही तरीके से हर कातिल को ऐसी सजा देगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। घर लौटते ही उसने अलमारी के पीछे छिपी हुई एक गुप्त पोटली खोली। अंदर कई सालों से संभाल कर रखा गया उसका पुराना सामान मौजूद था। तभी पता चलता है कि स्टैनली कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक रिटायर्ड सीक्रेट एजेंट था। वहां रखा हर हथियार और हर सामान उसके खतरनाक अतीत की कहानी बयां कर रहा था। इसके बाद स्टैनली अपने पुराने साथी डेनिस के पास पहुंचता है। अपने पुराने मुखबिरों और तगड़े नेटवर्क की मदद से डेनिस उन बदमाशों की पूरी जानकारी निकाल लेता है। लेकिन उसे यह भी पता चलता है कि वो लोग एक बेहद खतरनाक ड्रग गैंग के लिए काम करते हैं। डेनिस स्टैनली को समझाता है कि उसने बड़ी मुश्किल से खून खराबे वाली जिंदगी छोड़ी थी, इसलिए दोबारा इस दलदल में मत उतर। लेकिन स्टैनली अब किसी की सुनने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था कि अपनी बीवी को इंसाफ दिलाकर ही दम लेगा। कुछ देर बाद स्टैनली एक बार में पहुंचता है जहां उसे उन गुंडों में से एक नेथन मिल जाता है। लेकिन वो बिना जल्दबाजी किए चुपचाप एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और उसे आराम से पीने लगता है। उधर नेथन अपने नशे और घमंड में इतना डूबा हुआ था कि स्टैनली की बीवी का चुराया हुआ महंगा बैग दिखाकर लड़कियों पर रौब झाड़ रहा था। ये देखकर स्टैनली की आंखों में इंतकाम साफ दिखाई देने लगा। नेथन को अचानक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन वो स्टैनली को पहचान नहीं पाया। उसने एक पुल बॉल उठाकर उसे डराने की कोशिश की। जैसे ही गिलास टूटने की आवाज आई, ब्लैक ने स्टैनली का चेहरा देखा और उसके होश उड़ गए। वो तुरंत भागने लगा, जबकि स्टैनली भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। दरवाजे तक पहुंचते ही नेथन ने अचानक 2 गोलियां चला दी, लेकिन स्टैनली भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत जवाबी फायर किया और उसका पीछा करते करते एक सुनसान उजड़े हुए आंगन तक पहुंच गया। वहां स्टैनली का ध्यान कुछ पल के लिए दरवाजे पर बैठे एक बेघर आदमी की तरफ चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर नेथन ने पीछे से आकर बंदूक उसकी कनपटी पर तान दी। लेकिन स्टैनली जैसे ट्रेंड एजेंट के सामने एक छोटा मोटा गुंडा क्या कर लेता। कुछ ही सेकंड में उसने पूरा खेल पलट दिया और नेथन को अपने काबू में कर लिया। इसके बाद स्टैनली ने गुस्से में उससे पूछा, मेरी बीवी को क्यों मारा? सिर्फ कुछ पैसों के लिए कोई किसी की जान नहीं लेता। आखिर उस रात सच में हुआ क्या था? नेथन घबराकर बोला, बात वैसी नहीं थी जैसा तुम सोच रहे हो। स्टैनली ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर सच बता, उस रात आखिर हुआ क्या था? लेकिन नेथन ने इससे ज्यादा कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उसने मूंछों वाले गैंगस्टर का ठिकाना बताने से भी मना कर दिया। बस यही बात स्टैनली को पूरी तरह गुस्सा दिला देती है। वो सोच ही रहा था कि इसका काम तमाम कर दे, तभी पीछे से डेनिस आ जाता है। दरअसल उसे पहले से ही फिक्र थी कि स्टैनली अकेले कहीं मुश्किल में न फंस जाए। इसी बीच नेथन मौका देखकर पास पड़ी पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन 2 एक्सपर्ट एजेंट्स के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। अगले ही पल उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद दोनों उसकी लाश को कूड़ेदान में डालकर आग लगा देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पास ही छिपा गैंग का एक लड़का ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुका था। वो वीडियो लेकर सीधे अपने गैंग के बॉस के पास पहुंचता है। वीडियो देखते ही बॉस आग बबूला हो जाता है। वो अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाकर कहता है, स्टैनली और उसके साथी को ढूंढो और खत्म कर दो। उनके घर में अगर चूहा भी मिले तो उसे भी जिंदा मत छोड़ना। उधर स्टैनली और डेनिस
डेनिस के सीक्रेट हथियारों के ठिकाने पर पहुंचते हैं। सालों में उसने हर तरह के हथियार जमा कर रखे थे, बड़ी बड़ी राइफलें, पिस्तौलें, गोला बारूद, यहाँ तक कि पुलिस वाली बुलेट प्रूफ जैकेट भी। दोनों पूरी तैयारी कर ही रहे थे कि तभी नेथन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। वे लोग मोबाइल को अनलॉक करते हैं। फोन चेक करने पर उन्हें एक टैटू शॉप का नंबर मिलता है। स्टैनली बिना देर किए वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो टैटू वाले से उस मूंछों वाले आदमी के बारे में पूछता है, सामने वाला तुरंत बंदूक निकाल लेता है। अब साफ हो चुका था कि इस टैटू शॉप का सीधा संबंध उसी गैंग से है। थोड़ी ही देर में स्टैनली समझ जाता है कि ये टैटू आर्टिस्ट भी उसी रात हमला करने वाले गुंडों में से एक था। जमीन पर गिरा गुंडा तुरंत एक लंबी तलवार उठाकर स्टैनली पर टूट पड़ता है। स्टैनली भले ही ट्रेंड एजेंट था, लेकिन उम्र का असर अब दिखने लगा था। लड़ाई के दौरान उसकी बाजू पर गहरा वार लग जाता है, लेकिन अगले ही पल स्टैनली टेबल पर रखा कट्टर उठाता है, पीछे से उसे अपनी पकड़ में लेता है और एक ही वार में उसका काम तमाम कर देता है। जाते जाते स्टैनली गैंग का छिपाकर रखा ढेर सारा ड्रग्स भी अपने साथ ले जाता है। उधर मूंछों वाला गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ डेनिस के घर तक पहुंच चुका था। कुछ ही सेकंड में घर के हर कमरे से हथियारबंद गुंडे बाहर निकल आते हैं, लेकिन डेनिस के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, क्योंकि ऐसे हालात का सामना वो पहले भी न जाने कितनी बार कर चुका था। अचानक डेनिस ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए गुंडे के हाथ से उसकी इकलौती पिस्तौल छीन ली। बस फिर क्या था, अगले कुछ मिनटों में उसने एक एक करके सभी गुंडों की धुनाई कर दी। अपनी हार सामने देखकर मूंछों वाला गुंडा जान बचाकर भाग निकला। डेनिस ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पैर में लगी चोट की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं दौड़ पाया। इसके बाद स्टैनली और डेनिस ने तीनों लाशों को उठाया और सीधे कबाड़ खाने पहुंच गए। वहां उन्होंने सबूत मिटाने का ऐसा इंतजाम किया कि कुछ ही पलों में लाशों का नामो निशान तक नहीं बचा। तभी दोनों की नजर ड्रग्स से भरे बड़े से बैग पर पड़ी और उनके दिमाग में एक नया प्लान आया। उन्होंने टैटू शॉप वाले के फोन से मूंछों वाले गुंडे के लिए मैसेज छोड़ा, तुम्हारा सारा माल हमारे पास है, अगर वापस चाहिए तो कोरियन बार में आकर ले जाओ। उधर मूंछों वाला गुंडा अपने गायब हुए ड्रग्स को लेकर पहले ही परेशान था। ये मैसेज मिलते ही उसने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर माल वापस नहीं मिला तो उसका असली बॉस उसे जिंदा नहीं छोड़ता। वो तय समय से पहले ही बार में पहुंच गया और चुपचाप स्टैनली और डेनिस का इंतजार करने लगा। डेनिस ने पहले पूरे इलाके पर नजर डाली। सही समय आने पर उसने स्टैनली के साथ मिलकर हमला कर दिया। आसपास छिपे उसके कुछ आदमियों को खत्म करने के बाद दोनों सीधे प्राइवेट रूम में पहुंचे, जहां स्टैनली ने मूंछों वाले गुंडे को पकड़ लिया। स्टैनली ने गुस्से में पूछा, आखिर किसने मेरी बीवी को मरवाया? सच सच बता। लेकिन मूंछों वाला जानता था कि अगर उसने असली नाम बता दिया तो उसकी मौत तय है। तभी अचानक भारी हथियारों से लैस दर्जनों गैंगस्टर बार के अंदर घुस आए। हालात बिगड़ते देखकर स्टैनली ने फैसला किया कि अब इससे और कुछ नहीं उगलवाया जा सकता। उसने वहीं उसका काम तमाम कर दिया, ताकि कम से कम अपनी बीवी के एक कातिल से तो बदला पूरा हो सके। अब सिर्फ असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना बाकी था। घर लौटकर स्टैनली अपनी बीवी का सामान देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे पूरी साजिश का सच सामने आ सके। काफी देर तलाशने के बाद उसे एक जरूरी फाइल मिली। जैसे ही उसने उसे पढ़ा, सारी कहानी उसके सामने साफ हो गई। असल में इस पूरी साजिश का रिश्ता सीधे राज्य के गवर्नर से था। गवर्नर एक बड़ी ऑनियल पाइपलाइन बनवाना चाहता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट से आसपास के इलाकों में भारी पर्यावरण प्रदूषण होने वाला था। लोगों का भरोसा जीतने के लिए उसने स्टैनली की बीवी से इस प्रोजेक्ट पर एक आधिकारिक रिपोर्ट तैयार करवाई, लेकिन रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ये पाइपलाइन पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी। यहीं से उसकी जिंदगी सबसे बड़े खतरे में पड़ गई। लेकिन गवर्नर को न पर्यावरण की परवाह थी और न ही लोगों की जिंदगी की। उसे तो बस अपनी कुर्सी और नाम चाहिए था। इसीलिए उसने स्टैनली की बीवी पर दबाव डाला कि वो रिपोर्ट के आंकड़े बदल दे, ताकि प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाए। लेकिन स्टैनली की बीवी एक ईमानदार और उसूलों वाली औरत थी। उसने झूठी रिपोर्ट बनाने से साफ इनकार कर दिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। रिपोर्ट जारी होने से ठीक एक दिन पहले कुछ गुंडों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उधर स्टैनली अभी इस साजिश की सच्चाई तक पहुंच ही रहा था कि दूसरी तरफ गैंग का बॉस अपने आदमियों के साथ उसकी बेटी और उसके परिवार को अगवा कर लेता है। वो बेटी से जबरदस्ती स्टैनली को मैसेज करवाता है कि अगर अपने परिवार को जिंदा देखना है तो ड्रग्स का पूरा माल वापस कर दो। लेकिन बेटी ने बड़ी होशियारी दिखाई। उसने मैसेज में अपने बेटे का नाम जानबूझकर गलत लिख दिया। स्टैनली ने जैसे ही वो मैसेज पढ़ा, उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने फौरन डेनिस को फोन किया और खुद चुपके से बेसमेंट के रास्ते बेटी के घर में घुस गया। अंदर घुसते ही उसने बिना वक्त गंवाए 2 गोलियां चलाकर एक गुंडे को ढेर कर दिया। लेकिन तभी उसने देखा कि गैंग का बॉस उसकी बेटी को बंदूक की नोक पर पकड़े खड़ा है। मजबूर होकर स्टैनली ने अपनी पिस्तौल नीचे फेंक दी। इसी दौरान गैंग का बॉस उसे ड्रग्स का ठिकाना पूछने लगा। तभी सही समय पर पहुंचे डेनिस ने दूर से निशाना लगाया और एक गोली सीधे उसके कंधे में मार दी। मौका मिलते ही स्टैनली उस पर टूट पड़ा और गुस्से में बोला, मेरी बीवी का इस घटिया आदमी से क्या रिश्ता था? इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? दर्द से तड़पता गैंग का बॉस बोला, अगर सच जानना है तो गवर्नर तक पहुंचो, असली खेल उसी का है। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक चली एक गोली ने उसके सिर को चीर दिया। गोली चलाने वाला कोई
कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस इंस्पेक्टर था। उसी वक्त उसका साथी गंजा गुंडा भी पीछे के दरवाजे से अंदर घुस आया। उन्हें लगा था कि अब स्टैनली का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भूल गए थे कि स्टैनली अकेला नहीं था। उसका सबसे भरोसेमंद साथी डेनिस अब भी उसके साथ खड़ा था। कुछ ही पलों में पूरी बाजी पलट गई। स्टैनली ने पुलिस इंस्पेक्टर को पकड़ लिया और उसे गाड़ी में बैठाकर सीधे गवर्नर के बंगले की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में इंस्पेक्टर ने पूरी साजिश का राज खोल दिया। असल में गैंग के बॉस के पास गवर्नर के बेटे की ड्रग्स लेते हुए वीडियो थी। यही वजह थी कि पुलिस चाहकर भी उस गैंग के खिलाफ खुलकर कार्रवाई नहीं कर सकती थी। इसी कारण पहले भी पुलिस ने स्टैनली के सामने मौजूद सबूतों को दबा दिया था और गैंग के लोगों को बचा लिया था। बदले में गैंग का बॉस गवर्नर के लिए वो सारे गंदे काम करता था जिन्हें वो खुद कभी सामने आकर नहीं कर सकता था। इस तरह नेता, पुलिस और गैंगस्टर तीनों एक दूसरे का साथ देकर अपना काम निकाल रहे थे। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा था। गुस्से से भरे स्टैनली ने पुलिस इंस्पेक्टर को बेहोश कर दिया। जब इंस्पेक्टर की आंख खुली तो उसने खुद को गाड़ी के स्टीयरिंग से हथकड़ी लगा हुआ पाया। चारों तरफ गवर्नर के बॉडीगार्ड्स की लाशें पड़ी थीं और सबसे डरावनी बात, गाड़ी के पेट्रोल टैंक के ढक्कन पर एक जलती हुई सिगरेट रखी हुई थी। उसी वक्त डिक्की में बंद गंजा गुंडा किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से कूदकर दूर भागा, अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ पूरी गाड़ी हवा में उड़ गई। इधर स्टैनली सीधे गवर्नर की हवेली में घुस चुका था। आखिरी 2 बॉडीगार्ड्स को खत्म करने के बाद गवर्नर ने पीछे से उस पर गोली चला दी। स्टैनली दर्द से कराहते हुए बोला, मेरी बीवी को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने झूठी रिपोर्ट बनाने से इनकार कर दिया था। गवर्नर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैं गरीबी और मुश्किलों से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचा हूं और मैं समझ चुका हूं कि इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बड़े मकसद के लिए कुछ लोगों की जान चली भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। स्टैनली गुस्से में चिल्लाया, ये तुम्हारा बड़ा मकसद होगा, मेरा नहीं। सोचने वाली बात यह है कि जो लोग गरीबी और मुश्किलों से निकलकर ऊंचे ओहदे तक पहुंचते हैं, उन्हें आम लोगों का दर्द सबसे अच्छी तरह समझना चाहिए। लेकिन कई बार वही ताकत और कुर्सी उनके लिए इतनी कीमती बन जाती है कि उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। खैर, सही वक्त पर स्टैनली ने गवर्नर की बंदूक एक तरफ धकेल दी और अपनी छुरी सीधे उसके सीने में उतार दी। कुछ ही सेकंड में गवर्नर की सत्ता, उसका घमंड और उसकी जिंदगी सब खत्म हो गए। आखिरकार स्टैनली ने अपनी बीवी की मौत का बदला ले लिया, लेकिन बाहर निकलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। स्टैनली को शायद पहले से ही पता था कि अब बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने बिना डरे अपनी बंदूक उठा ली और पुलिस ने उसे रौंद डाला। हालांकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, फिर भी पुलिस की गोलियों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सरकार उसकी असली पहचान और पूरे मामले की सच्चाई को छिपाना चाहती थी। इसी वजह से उसे न अदालत में पेश किया गया और न ही अपना बचाव करने का कोई मौका मिला। जब उसकी बेटी को पता चला कि शायद अब वो अपने पिता से आखिरी बार मिल रही है, तो वो मौका देखकर कमरे में दौड़ी और चुपके से एक पिस्तौल उनके बाजू के नीचे छिपा दी। कुछ देर बाद सब लोग कमरे से बाहर निकल गए। तभी वो गंजा गुंडा, जो पहले धमाके से किसी तरह बच गया था, स्टैनली को मारने अस्पताल पहुंच गया। लेकिन उसे क्या पता था कि डेनिस पहले से ही सफाई कर्मचारी का भेष बनाकर वहीं मौजूद है। अगले ही पल दोनों तरफ से हमला हुआ और गंजा गुंडा समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। आखिर में स्टैनली और डेनिस ड्रग्स से भरा बैग लेकर वहां से निकल जाते हैं और दक्षिण की तरफ एक नए सफर पर रवाना हो जाते हैं। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।